राज्यसभा टीवी के इस बेहद ख़ास एपिसोड में हम आज हैं मशहूर लेखक शायर जावेद अख्तर के साथ। जावेद अख्तर एक कामयाब पटकथा लेखक, गीतकार और शायर। जावेद अख्तर को सोच, साहित्य और संस्कार विरासत में मिले, लेकिन जिंदगी में दौलत और शोहरत उन्हें मिली नाराजगी, बगावत और जिद से। जावेद अख्तर के करियर की शुरुआत फाकाकशी और जद्दोजहद से भरी रही, और फिर वो दिन भी आया जब अनुभवों की रोशनी से चमकते उनके अल्फाज गली गली में गूंजे। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित जावेद अख्तर राज्यसभा सदस्य हैं। उनके ही मुताबिक साहित्य और सिनेमा में वो तब तक काम करते रहेंगे जब तक इस काम में उन्हें मजा आएगा। जावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। हमको ये बताइए, यादों में जब आपने आंखें खोलीं और तब से लेकर मुंबई पहुंचने के बीच का जो सफ़र है, उसमें कौन सी ऐसी फिल्में थीं जिनका आपके ऊपर असर हुआ? अब ये तो कहना मुश्किल होता है। दरअसल हम पे जो असरात होते हैं, जो असर हम पे पड़ते हैं, उनके बारे में हम खुद भी ठीक से नहीं जानते कि किस चीज़ का हम पे कितना असर हुआ है। लेकिन मेरी अगर आप याददाश्त पे सवाल करें तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे बहुत बचपन में, शायद 3 साल 4 साल की उम्र होगी, झलकें याद हैं कुछ फिल्मों की। जैसे बाद में मालूम हुआ कि वो फिल्म आरज़ू थी, जिसमें कोई गाना गा रहा है, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना, बस इतना याद है मुझे। एक टुकड़ा पता नहीं किसके साथ देख रहा था, कहाँ देख रहा था। लेकिन जो फिल्म मुझे याद है कि जो मैंने पहली फिल्म देखी थी वो थी आन। जिस दिन सुबह लखनऊ में सेंट मेरीज़ में मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन किया गया, उस शाम को पिक्चर मैंने देखी थी आन। वो मुझे पहली फिल्म है जो याद है किसी हद तक जी। और दिलीप कुमार का नाम कुछ था हवा में, मगर कौन है दिलीप कुमार, ये मैंने पहली बार उसमें देखा। उसके बाद जो फिल्में मुझे अपने बचपन में मुझे ऐसा लगता है जिनका इम्पैक्ट मुझ पे हुआ, वो थी श्री 420 या मुनीम जी, या 2 बीघा ज़मीन। एक पिक्चर थी जिससे बड़ा मैंने आइडेंटिफाई किया, इसलिए कि उसमें बच्चे ही बच्चे थे, जागृति। लेकिन एडोलेसेंस में, यंग टीन एज में जिन पिक्चरों ने मुझे मुतासिर किया, वो मेरे ख़्याल से प्यासा थी, मदर इंडिया थी। इन फिल्मों ने एक बहुत गहरा असर मुझ पर छोड़ा। मदर इंडिया मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मदर इंडिया में शायद मुझे पसंद आया था वो रेबल कैरेक्टर जो बिरजू का था, जो कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, जो गांव का बनिया है, जो सबका खून चूस रहा है, वो उसके ख़िलाफ़ खड़ा होता है। तो वो जो रेबल कैरेक्टर था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और शायद बरसों के बाद जब मैंने ख़ुद फिल्में लिखी तो वो किरदार जो बिरजू का मुझे पसंद आया था, वो एंग्री यंग मैन था भाई, एक्चुअली अपने वक्त जी का। जी। वो शायद मेरी फिल्मों में बाद में झलका। अच्छा, तब तक तो आपके वालिद मुंबई में बहुत ही नामी गिरामी लिरिसिस्ट हो चुके थे, और जब जिस बचपन की बात आप कर रहे हैं, तब क्या ये शौक़ पैदा हो गया था कि मुझे भी एक दिन मुंबई जाना है और मुझे भी फिल्मों में नाम कमाना है? जी बिल्कुल। मतलब ये है कि होता क्या है, जब बच्चे फिल्म देखते हैं तो उनको ये तो मालूम होता नहीं कि कोई डायरेक्टर है और कोई एडिटर है और कोई कैमरामैन है और कोई डायलॉग राइटर है। वो तो सिर्फ एक्टर दिखाई देते हैं उन्हें, जो बड़े बड़े डायलॉग बोल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, दीवारें कूद रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, बहादुरी दिखा रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले जब फिल्मों से आपको दिलचस्पी होती है 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में, 10 साल में, तो आप एक्टर ही बनना चाहते हैं, इसलिए कि उसके अलावा आपको कुछ मालूम भी नहीं होता। तो मैं भी जब 8-9 साल का था तो मैं भी दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद बनना चाहता था। लेकिन जब कॉलेज में आया और जब फिल्मों के बारे में जाना और संजीदगी से फिल्में देखी, बिमल रॉय की, गुरुदत्त की, महबूब की,
एक और बहुत अच्छे फिल्म मेकर थे अमिया चक्रवर्ती जी। उनका लोग शायद नाम कम जानते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई हैं। जैसे एक फिल्म थी सीमा, उनकी बहुत अच्छी पिक्चर थी। तो तब मालूम हुआ कि डायरेक्शन क्या होता है, राइटिंग क्या चीज़ होती है। तो फिर मुझे ये दिलचस्पी हुई कि मैं जाके जब ग्रेजुएशन के बाद बॉम्बे जाऊं और जाके गुरुदत्त का मैं बड़ा एडमायरर था कि मैं उनका असिस्टेंट बन जाऊं और 2-3 साल उनसे सीख के फिल्म बनाऊं और ख़ुद डायरेक्ट करूं। मुझे ये ख्याल नहीं था कि मैं खुद राइटर बन जाऊंगा, बल्कि मैंने उस ज़माने में वक्त देखी थी और कानून देखी थी। कानून में बहुत अच्छे डायलॉग थे अख्तर अली मान के। तो मैं सोचता था जब मैं पिक्चर बनाऊंगा तो डायलॉग अख्तर अली मान से ही लिखवाऊंगा। अच्छा, ये जो बचपन का दौर है उसमें पढ़ाई लिखाई का कौन सा सरमाया है जो बाद में आपके काम आया? मतलब कौन सी चीज़ें थीं जिन्हें आप बहुत लगन से पढ़ा करते थे और वो ही फिर आपके लिए एक एनरिचमेंट का सोर्स बनी? बहुत काम आया। देखिए, मैं किस्मत से जिस माहौल में पैदा हुआ वहाँ लोग पढ़ते थे, घर में किताबें थीं, सारे मैगज़ीन्स आते थे, जितने भी उस वक्त नॉर्थ इंडिया में अच्छे मैगज़ीन थे वो सब आते थे। तो क्योंकि घर में ही बड़े बड़े राइटर्स थे, उनके दोस्त भी राइटर्स और पोएट्स थे, तो मैंने अच्छा ये किताबें बहुत सोवियत यूनियन की छपी हुई बहुत मिलती थी, क्योंकि हमारे तो सब कार्ड होल्डर थे पार्टी के। जी जी। तो मैंने जैसे मैक्सिम गोर्की की मदर जो है वो 12 या 13 साल की उम्र में पढ़ी। तो ये 12-13 साल की उम्र से मैंने हेवी लिटरेचर, बड़ी नॉवेल्स भी पढ़ना शुरू कर दिया था और साथ में थ्रिलर्स भी, इब्न सफ़ी की जासूसी दुनिया भी पढ़ता था। लेकिन पढ़ने का शौक़ हो गया था। 13-14 साल की उम्र तक मुझे पोइट्री से इतना एक्सपोजर हो गया था कि मुझे हज़ारों शेर याद थे, सो आज भी याद हैं। तो जो मैंने ख़ास तौर से जो प्रोग्रेसिव राइटर्स को पढ़ा, जहाँ तक फ़िक्शन का ताल्लुक़ है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा जिनसे इन्फ्लुएंस हुआ था और जिन्हें मैं एडमायर करता था, वो कृष्णचंद्र थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो शायरी हो जो मैंने पढ़ी, जिनमें सबसे ज़्यादा मुझे मॉडर्न पोइट्स में, मतलब 20th सेंचुरी के पोइट्स में फ़िराक गोरखपुरी पसंद थे, फैज़ पसंद थे, और यहाँ कृष्णचंद्र, मंटो, इस्मत चुगताई, बेदी, तो इन लोगों को जो पढ़ा वो उससे मुझे ऐसा लगता है कि ज़बान, प्लॉटिंग और एक सर्टन सेंसिटिविटी इस लिटरेचर ने मुझे दी, जिसने मुझे इमोशनली, इंटेलेक्चुअली थोड़ा फ़ायदे ही दिया। तो ये जो बचपन का जो दौर है, बचपन से लेकर कॉलेज तक का दौर, इसमें ये सब कुछ जो आप कर रहे थे, क्या बहुत कॉन्शियस ढंग से एक तैयारी थी कि बम्बई जाकर? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अगर किसी की भी ज़िंदगी देखेंगे जो कहीं भी पहुंचा है, तो और पीछे ट्रेस कीजिए तो आपको मालूम होगा कि वो बिल्कुल अनजाने में और बग़ैर कुछ सोचे समझे, जाने बूझे, कोई लंबा मंसूबा बनाए बग़ैर, अनकॉन्शियसली, अनविटिंगली वो तैयारी कर रहा था किसी काम की। उसे नहीं मालूम था। हुआ ये कि जिस चीज़ में आपको दिलचस्पी हुई, जिस काम को आप सीखते रहे, जो काम आप समझने की कोशिश करते रहे, एक दिन वही काम करने के काबिल बने आप। तो वो ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि आप ये काम करना चाहते थे तो आप सीख रहे थे, आपने क्योंकि सीखा था इसलिए आपने काम कर लिया। ये यूँ है। जी जी। अगर आप इतने कोल्ड ब्लडेडली और इतनी होशियारी से सोचेंगे कि अच्छा अब मैं लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देता हूँ और पोइट्री भी पढ़ता हूँ और 25 साल के बाद पोइट्री लिखना शुरू करूँ, ऐसा नहीं होता। और इतनी खुदगर्जी से अगर हम लिटरेचर को पढ़ेंगे या साहित्य को पढ़ेंगे तो फिर दिल लगा के नहीं पढ़ पाएंगे। जब आप पढ़ रहे हैं, प्रेमचंद का गोदान पढ़ रहे हैं, तो इसलिए नहीं पढ़िए कि एक दिन मैं तो लिख के दिखाऊंगा। उस वक्त आपके अंदर एक सरेंडर और श्रद्धा होनी चाहिए कि क्या लिखा गया, जी जी जी। ये कैसे लिखा है, और उसे अपने अंदर जज्ब करें आप। तो बरसों तक अगर आप सीखते रहेंगे, और सीखने का मकसद सिर्फ सीखना होना चाहिए कि मैं समझूं कि इतने बड़े बड़े राइटर्स ने क्या लिखा है, दोस्तोयेव्स्की ने क्या लिखा है, या चार्ल्स डिकेंस ने क्या लिखा है, ऑस्कर वाइल्ड का विट क्या है,
तो अब उस वक्त आप सोचेंगे ऑस्कर वाइल्ड को मैं पढ़ लूँगा ना, फिर पार्टी में बैठ के अच्छी बातें करो ऐसा, तो फिर आप क्या पढ़ेंगे ऑस्कर वाइल्ड? जी जी। उसे सीखना अपने अंदर मकसद है। ये तो हुआ लिटरेचर का मसला, लेकिन जब आपने फ़िल्मों में कारोबार शुरू किया एज अ फिल्म राइटर, उससे पहले भी बड़े बड़े लोग फ़िल्मों में लिख कर जा चुके थे। वो बहुत कौन बड़े से लोग। लोग हैं जिन्होंने सचमुच आपके सामने एक स्टैंडर्ड, एक यार्डस्टिक रख दी कि ये यहाँ तक काम हो चुका है, इसके आगे हमको ले इसके जाना? आगे तो हम क्या ले जाएंगे, जो काम उन लोगों ने किया है उनके कहीं आसपास ही पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह के गीत साहिर ने लिखे हैं, जिस तरह के गीत शैलेंद्र ने लिखे हैं, जिस तरह के डायलॉग वजाहत मिर्ज़ा ने लिखे हैं। वजाहत मिर्ज़ा के बारे में लोग कम जानते हैं, उनका नाम पता नहीं क्यों इतना हुआ नहीं जितना होना चाहिए। ये एक डायलॉग राइटर था जिसने मुग़ल आज़म के डायलॉग लिखे हैं, मदर इंडिया के डायलॉग लिखे हैं और गंगा जमुना के डायलॉग। क्योंकि वो जब कहते हैं मुग़ल आज़म में कि शेखू तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है, सलीम तुम्हारी, सलीम तुम्हारी शेखू तो मोहब्बत में कहते थे, जी, जब जी। नाराज़ हो बादशाह तो फिर सलीम कहता था। सलीम तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील। कहते वो कैद कर ली गई और मैं कुछ न कर सका। यकीन तुम कर भी क्या सकते हो? यकीनन कोई एक अजीम शान शहनशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, लेकिन आज जहाँपना को अपने जुल्म मेरे ज़ब्त की एक हद मुकर्रर करनी हो। यही सीन बता रहे हैं ना? बिल्कुल यही सीन है। और आप देखिए जी। कि वजाहत मिर्ज़ा ने ये रिस्क लिया कि उस वक्त जो उर्दू के अल्फाज बहुत आम फहम नहीं थे, उनको एक मास्टरपीस, एक क्लासिक फ़िल्म में उन्होंने डाला, जिससे कि उर्दू सीखने का शौक़ भी लोगों में पैदा हुआ। देखिए, एक मरतबा मेरी साहिर साहब से बात हो रही थी और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि इतने बड़े बड़े राइटर्स को बहुत पास से देखा और उनके साथ बहुत वक्त गुजारा और बहुत शामें गुजारी और सुना उनकी बातों को और उनसे बहस भी की और उनसे सवाल भी किए। तो साहिर साहब भी अब गाने लिखते थे कि न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफ़र की तलाश है, मेरे शौक़ खाना ख़राब को। तो मुझसे कहले देखो गाने में क्या है, फिल्म के गाने, कि अगर दो लाइन में से एक लाइन पूरी तरह समझ में आए सुनने वाले तो वो काफ़ी है। दूसरी लाइन को समझ जाता है इंस्टिंक्टिवली। तो अब शौक़ खाना ख़राब अलग से तो नहीं समझेगा वो, जो उर्दू जानने वाला नहीं है, कि शौक़ खाना ख़राब क्या चीज़ होती है। लेकिन वो पूरा न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफ़र की तलाश है, मेरे शौक़ खाना ख़राब को तेरी रह गुज़र। तो शौक़ खाना ख़राब कुछ होगा, अच्छी ही चीज़ होगी। तो अगर दोनों लाइनें डिफ़िकल्ट हो जाएं तो फिर वो चला जाएगा छोड़ के आपको। जी जी। लेकिन अगर एक लाइन उसकी समझ में आ रही है तो दूसरी लाइन में आप लिबर्टी ले सकते हैं। ये बात अच्छी लगी मुझे और सही बात है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे मशहूर लेखक, गीतकार जावेद अख्तर के साथ। जावेद साहब, जब आप डिटेलिंग में जाते हैं, डिटेल्स फिल्म में करते हैं, ख़ास तौर पर डायलॉग्स में करते हैं, तो लोगों के बोलने का एक ख़ास अंदाज़ है और इतने तरह के कैरेक्टर्स कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप उनके मुंह में शब्द डालते हैं। प्रिडोमिनेटली आप अपने साथ कुछ वैल्यूज़ लेकर आ रहे होते हैं। मसलन अगर एक पर्दा खुलता है, एक उसमें औरत है, एक बच्चा है और एक आदमी है, एक पर्टिकुलर सोशल बैकग्राउंड है उसमें। प्रिडोमिनेटली औरत की भूमिका तय है कि वो घर में सब्ज़ी काट रही होगी, आदमी कुछ ऐसा काम कर रहा होगा जो आदमी करते हैं, और बच्चे की, ये स्टीरियोटाइप्स हैं। जब आप डायलॉग इसमें इस सिचुएशन में लिखेंगे और इन कैरेक्टर्स को डिफ़ाइन करेंगे कि वो कैसे दिखने चाहिए, तो ज़ाहिर है कि आप भी अपने साथ वो प्रिडोमिनेंट वैल्यूज़ लेकर ही वहाँ पर वो डिटेलिंग करेंगे। तो वो कैसे आप उसको एक क्लीशे से बाहर निकालते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही बातें। एक कॉम्पिटेंट राइटर ये भी जानता है कि इस वर्ग की इकोनॉमिक या सोशल या इंटेलेक्चुअल लेवल की औरत या मर्द ये किस तरह से बात करते हैं, ये किस तरह से रहते हैं। तो कुछ तो वो उस रियलिटी को लेता है, लेकिन कुछ उसकी विजुअल थिंकिंग भी होती है जो उसकी अपनी वैल्यूज़ से आती है, तो वो भी उसमें जाती है। लेकिन अब अगर वो एक
मिसाल के तौर पे एक गांव की औरत है जो पढ़ी लिखी नहीं, अब उससे वो सात्र की एग्जिस्टेंशियलिज्म पे स्पीच दिलवा दे कि इसलिए कि साहब ये तो सच्ची बात है, तो अजीब सा लगेगा। लेकिन ये कि अगर वो उसको बिल्कुल ही ह्यूमिलेट कर दे उस कैरेक्टर को, कि अरे साहब वहाँ गांव में तो औरतें होती बेचारी ऐसे ही घर में काम करती रहती हैं, बस उन्हें क्या मालूम। तो अब आपने ये तय कर लिया कि क्योंकि वो सात्र को नहीं पढ़े हुए है तो वो तो बिल्कुल अनपढ़ है, और अनपढ़ हो सकती है लेकिन बेअकल है, ये आपने कैसे तय कर लिया? अब आपने चूँकि फीमेल कैरेक्टर्स ही की बात की है, मेल कैरेक्टर्स तो खैर हमने बात की, एंग्री यंग मैन जो कि हमारी अक्सर फिल्मों का प्रोटैगनिस्ट का इमेज था। लेकिन अब आप इसमें फीमेल कैरेक्टर देखिए कि चाहे वो दीवार हो तो उसमें जो हीरोइन है वो एक वर्किंग वूमन है, त्रिशूल हो उसमें जो दो लड़कियां हैं, राखी जी ने रोल किया था, हिमा जी ने रोल किया था, दोनों वर्किंग वुमेन हैं। या दीवार में जो माँ है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग औरत है जो ऑन हर ओन बच्चों को पालती है और उसूल वाली औरत है, और जब मालूम होता है कि बच्चा उसका जो फेवरेट सन है वो गलत काम कर रहा है तो उसे छोड़ देती है। उसमें जो लड़की एक दूसरी थी परवीन बाबी, वो उस ज़माने के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर था। परवीन बाबी जैसी लड़की हीरो की ज़िंदगी में है और वो हीरोइन है उसकी, उसका रोमांस है, जो कि शायद एक कॉल गर्ल थी अपने पास में, जो कि हमने इस्टेब्लिश किया है। या ये कि त्रिशूल में जो इलिजिटिमेट चाइल्ड है विजय, वो एक इस तरह नहीं बोलना होता था कि कभी बारिश वारिश हो रही है और गड़बड़ में लव मेकिंग हो गई जिस पे दोनों बड़े शर्मिंदा हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उनकी एक लिव इन रिलेशनशिप थी। आज ये मामूली बातें लगती हैं, लेकिन 78 में 76 में जो पिक्चरें बनी हैं उनमें ये चीज़ें दिखाना एक बहुत नई बात। तो हमारी फिल्में भले बेसिकली मेल ओरिएंटेड रही हों, लेकिन उसमें जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो डम नहीं है, वो स्टूपिड नहीं है, वो सबमिसिव नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है, वर्किंग वुमेन है और बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग हैं। फिल्मों में देखिए कि वो एक मेक बिलीव एक दुनिया है, एक सच्चाई को दिखाने की कोशिश करते हुए कुछ उसके साथ एक भ्रम भी वो सारी कहानियों में है, तो फिल्मों में क्यों? वो तो जो हमारी दास्तानें होती हैं, जो हमारी कथाएं होती हैं, उनमें भी यही होता है। कहानी जो है वो एडिटेड रियलिटी है, मगर ज़िंदगी की कोई लिमिट नहीं। अगर ज़िंदगी की एक एक डिटेल आप लिखना शुरू करें, एक इंसान की ज़िंदगी, तो दुनिया का तमाम कागज़ कम पड़ जाएगा। इसलिए कि वो क्या सपना देखता है, किस पल में क्या सोच रहा है, हर सांस के साथ उसका तो माइंड चल रहा है, क्या क्या लिखेंगे आप। तो आपको कहानी जो है, चाहे एहसास हो, भावनाएं हों या वाक़यात हों, सबको एडिट करके कॉम्पैक्ट करना होता है। तो वो तो हर हाल में रिप्रेजेंटेटिव होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है रियलिटी की, रियलिटी नहीं हो सकती, वही फिल्म है। और आखिर में हम आपसे ये पूछेंगे कि फिल्मों का जो समाज पर असर है उसे आप जब बताना चाहते हैं तो आप कैसे इसको कहेंगे? देखिए, मुझे परेशानी दूसरी है। मुझे समाज का जो फिल्मों पे असर है उससे मुझे बहुत परेशानी है। मुझे लगता है कि समाज का फिल्मों पे बहुत बुरा असर हो रहा है और समाज को सुधारना बहुत ज़रूरी है, वरना फिल्में ठीक नहीं हो पाएंगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी। इसे थोड़ा सा और एलेबरेट कर वजह यह है कि देखिए, यही फिल्म इंडस्ट्री थी, यही फिल्म इंडस्ट्री ने सुजाता, 2 बीघा ज़मीन जैसी फिल्में बनाई हैं, श्री 420 बनाई है, इसने मदर इंडिया बनाई है। अब क्या हुआ? क्या अब अच्छे फिल्म मेकर नहीं अभी भी हैं और वो अच्छी फिल्में बना रहे हैं? ऐसा नहीं कि बुरी फिल्में बन रही हैं, लेकिन अब वो दूसरी तरह की है, वो इस तरह की नहीं है। इसलिए कि समाज भी अब उस तरह का नहीं रहा। तब दूसरी तरह का समाज था, अब दूसरी तरह का समाज। समाज जब बदलता है, हीरो कौन है? हीरो से मतलब सिर्फ मेल नहीं है, बल्कि
जिसे आप कहें प्रोटैगनिस्ट कौन है जिसे हम एडमायर करते हैं, वो इमेज कैसे बनती है, जो समाज की एम्बिशंस हैं, ड्रीम्स हैं, और जो उसके मॉरल वैल्यूज़ हैं, मूल्य, इन दोनों को मिला के जब आप एक चरित्र गढ़ते हैं, वो है हीरो। जब आपके एम्बिशन चेंज होते हैं और आपकी मॉरल वैल्यूज़ चेंज होती हैं तो हीरो चेंज हो जाता है। आप हीरो से मॉरल वैल्यू नहीं लेते, अपनी मॉरल वैल्यूज़ से और अपनी एम्बिशन से अपने जैसा हीरो बनाते हैं। तो वक्त के साथ जब बदलता है समाज तो फिल्में और हीरोज़ बदल जाते हैं, हीरो इमेज बदल जाती है। अगर आज आपको फिल्मों से कोई भी गिला है तो उसे आप फिल्म में ठीक नहीं कर सकते। आपको समाज को ठीक कीजिए, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसा अब यहाँ पर एक सवाल बनता है, आप जानते हैं कि एक पूरा दौर, ख़ासतौर पर 60s के बाद का दौर, समाज में बहुत सोशल टर्मोइल का, सोशल पॉलिटिकल टर्मोइल का दौर वो रहा। आपको दिखा, वो फिल्मों में दिखाई दिया। लेकिन 90s के बाद जिस तरह से सोशलिज्म का जो ड्रीम है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो फेल हुआ, उससे आप ये भी देख पाते हैं कि एक सेंस ऑफ डिफीट जो रचनाकार हैं उन्होंने उनमें, और ओवरऑल एक सोशल मूवमेंट में एक स्टैग्नेंसी आई। जाहिर है कि उसका फ़ायदा फिर जो स्टेटस कोइस्ट ताकतें हैं वो उठाएंगी, और उन्होंने उठाया तो अब वो फिल्मों में वो हो गई। अब अमीर अमीर कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। आपका हीरो वर्किंग क्लास का नहीं होता है। पिछले 12-15 बरस में आप हिंदी फिल्में उंगलियों पे गिन सकते हैं जिनमें हीरो वर्किंग क्लास का हो। तो वर्किंग क्लास जो है वो मार्केट नहीं रही है। जो वर्किंग क्लास नहीं है उसके पास इतना पैसा है कि आप वो वायबल कर देती है पिक्चर को, और इसके पास नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं फिल्म मेकर को। तो कहते भाई इनको प्लीज़ कर लो, थोड़े से लोग हैं, अपना काम चल जाएगा। ये हो रहा है। लेकिन जिस दौर में आप कहते हैं कि तब एक प्रोटैगनिस्ट एक दूसरी तरह का था, ख़ासतौर पर ये जब सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट तेज थे, तब भी तो आपकी फिल्में एक कॉन्फॉर्मिस्ट रोल ही तो प्ले कर रही थी। वो कोई सोशल रेबेल तो तैयार नहीं कर रही थी। कर रही थी। आप देखिए, आप फिल्में देखेंगे तो उसमें मिलोनर, कैपिटलिस्ट तो ख़राब आदमी होता था, तो अच्छा आदमी कौन? ज़मींदार ख़राब आदमी होता था, अच्छा आदमी कौन होता था? किसान, मजदूर, वर्कर। मतलब ये तय हो गया था कि हर गरीब आदमी बहुत अच्छा आदमी है और अमीर आदमी ख़राब होती है। मतलब ऑब्वियसली इट वाज ओवर सिंप्लीफिकेशन, बट दैट इज़ हाउ इट वाज कि अमीर के ख़िलाफ़ खड़े होना या दौलतमंद के ख़िलाफ़। नया दौर देखिए, कोई पिक्चर देखिए, तो वो एक क्लैप ट्रैप आती है, हॉल क्लैप करता था। आज नहीं होता, और आज शायद हॉल क्लैप भी नहीं करेगा। तो फिर आज वही घटाटोप है, आप जिसकी बात थोड़ी देर पहले कह रहे थे। वो घटाटोप फिल्म में नहीं है, समाज में। तो फिर क्या फ्यूचर है आखिर? आप समाज की फिक्र कीजिए, वो ठीक करने की कोशिश कीजिए, फिल्में ठीक हो जाएंगी। तो बात ये है कि हमें समझना होगा, ये मैनिफेस्टेशन है, ये कॉज नहीं है। कुछ हो रहा है जो यहाँ दिखाई दे रहा है, थर्मामीटर है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मुझे एक समाज के एडवर्टीजमेंट दिखा दो, मैं तुम्हें उस समाज के बारे में सब कुछ बता दूंगा। ये एडवर्टीजमेंट समाज को नहीं बना रहे हैं, ये समाज एडवर्टीजमेंट बना रहा है। समाज को जैसा एडवर्टीजमेंट चाहिए वैसा बनेगा। तो समाज को ऐसा एडवर्टीजमेंट क्यों चाहिए? आपको ये सोचना चाहिए। इलाज यहाँ होना है, इलाज कहीं और आप मत ढूंढिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि सोसाइटी में सेल्फिशनेस हो, सेल्फ सेंटर्डनेस हो, फिल्में जो हैं ग्रेट कॉजेस पे बन रही हो। पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल नहीं। जब लोगों में कमिटमेंट था, जब लोगों में हम, वी का कॉन्सेप्ट था, जैसा कि आपने कहा, जो सोशलिस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते थे, उस ज़माने में पैगाम बनती थी। उस ज़माने में श्री 420 आप देखिए, राज कपूर की बड़ी खूबसूरत फिल्म है, वो बनती थी। उस ज़माने में ये इश्यूज जो थे, चाहे वो अनटचेबिलिटी के हों, पावर्टी के हों, अनएम्प्लॉयमेंट के हों, वो किसी न किसी तरह फिल्मों में आते थे। जैसे एक्सप्लॉयटेशन है,
2 बीघा ज़मीन जैसी फिल्म बनती थी। मदर इंडिया भी तो वही था कि एक किसान के साथ क्या नाइंसाफ़ी कर रहा है मनी लेंडर, ये सब होता था। आज कहाँ इंटरेस्टेड है? आज जो 500 रुपये का टिकट ले रहा है वो इंटरेस्टेड ही नहीं उसमें। जो रियल सोशल इशू है, कितनी बार आपने देखा है कि जो बेदखल कर दिए गए हैं, आउस्टीज हैं, वो लोग जिन्हें कोई डैम बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए या हाईवे के लिए उनके गांव से निकाला गया, वो कहाँ जाके बसे, इस पे कभी मैंने तो नहीं देखा किसी चैनल पे। स्टारवेशन डेथ के बारे में सुनता हूँ मैं, अभी भी हैं अलग अलग स्टेट्स में। मैंने तो कोई बहुत डिटेल में आज तक कभी टीवी पे कवरेज नहीं देखी है उसकी। टीवी पे भी मज़े मज़े की बातें होती हैं जो सुनने में थ्रिल हो, अच्छी बुरी नहीं, मगर एक हाई होना चाहिए उसमें, एक्साइटमेंट रहे। इस तरह की डिप्रेसिंग बातें कौन देखने में इंटरेस्टेड है? तो वो आप चारों तरफ देखते हैं। आखिर में जावेद साहब ये बताइए कि जो कुछ भी अब तक आपने फिल्मों में किया उसको लेकर कोई आपको रिग्रेट या कोई? मुझे रिग्रेट ये है कि मैं जितना कर सकता था उससे बहुत कम किया है, और मुझे और ज़्यादा लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए। तो जितना नुकसान मैंने कर दिया अपना वक्त बेकार इधर उधर ज़ाया करके, वो तो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, उसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कि क्योंकि शर्मिंदगी है इस बात की, इसलिए ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि किसी हद तक मैं आगे वक्त न ज़ाया होने दूँ। मेरे पास जितने सवाल थे वो मैंने अपनी तरह से रखे। कोई ऐसा जवाब जो आपको लगता हो कि आप देना चाहते थे और वो सवाल मैंने नहीं पूछा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने बड़ा आपके सवाल बड़े उम्दा थे और आपने हर तरह से उसको टॉपिक को कवर किया है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा भरपूर इंटरव्यू आपने लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।